गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमित जैन, चार्टर्ड अकाउंटेंट और इस बैच के लिए आपका इनकम टैक्स फैकल्टी। आज जो फ्रेंड्स ये वीडियो आप देखने वाले हो, ये मेरे लाइव बैच का रिकॉर्डिंग है। आपको फ्रेंड्स पता ही है, लाइव क्लास में कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा मसाला भी रिकॉर्ड हो जाता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लेना। मैंने वो सारा मसाला, वो सब अनवांटेड पार्ट क्लीन कर दिया है। अब आपको मिलेगा सिर्फ पूरा स्टडी कंटेंट, नो बकवास, ओनली टैक्स की बात। इस बैच का फ्रेंड्स पूरा स्टडी मटेरियल डाउनलोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री डाउनलोड लिंक से मिल जाएगा। सजेशन बस इतना ही है कि इस वीडियो के साथ साथ मटेरियल खोल के पढ़ोगे तो डबल फायदा होगा। फ्रेंड्स ये बैच फुल्ली अपडेटेड है और आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। सो एंजॉय द लेक्चर, प्रैक्टिस रेगुलरली और एग्जाम में अपना बेस्ट देना। फ्रेंड्स बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड एग्जाम। और फ्रेंड्स याद रखो, टैक्स टफ नहीं है, बस थोड़ा रफ लगता है जब तक आप उसे अपना दोस्त नहीं बनाते। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आज अपना जो क्लास है स्टार्ट किया था हमने लास्ट रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर अपनी पहली क्लास मंडे को हो चुकी है। आज वेंसडे सेकंड क्लास, राइट। चलो एक बार फ्रेंड्स थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था। लास्ट क्लास में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने की जरूरत क्या है, क्यों जरूरत है रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने की, ये मैंने बात किया। फिर रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोगों ने इंडिविजुअल का निकालना देखा कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस अगर आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा। सेक्शन 6(1) ने बताया कि दो कंडीशन चेक करनी है हमें। क्या चेक करना है? दो कंडीशन, कि वो पर्सन इंडिया में कितने दिन रहा, उसके हिसाब से उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। ठीक है, वो पर्सन इंडिया में कितने दिन रहा। तो सेक्शन 6(1) ने बोला पहली कंडीशन कि आप चेक करो कि वो इंडिया में क्या 182 दिन या उससे ज्यादा रहा, 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में था। अगर आंसर आए यस तो वो रेजिडेंट है, तो वो पर्सन कौन हो जाएगा? रेजिडेंट। अगर आंसर आए नो तो सेकंड कंडीशन चेक करो, क्या वो इंडिया में पिछले साल, जिस साल की हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं उस साल 60 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहा, और उससे भी पिछले 4 सालों में 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहा। अगर आंसर आ जाए यस तो फिर वो रेजिडेंट हो जाएगा। और दोनों ही कंडीशन पूरी ना हो पाए, नहीं 182 दिन वाली, नहीं 60 + 365 डेज वाली, तो वो पर्सन कौन होगा? नॉन रेजिडेंट, राइट। अब जब पर्सन रेजिडेंट बन गया, रेजिडेंट में भी फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा दो कंडीशन। रेजिडेंट में भी दो टाइप, एक ROR रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और एक NOR नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो इनकम टैक्स एक्ट ने ROR को डिफाइन नहीं किया, ऑर्डिनरी रेजिडेंट को डिफाइन नहीं किया, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को डिफाइन किया। सेक्शन 6(6)(a), राइट। सेक्शन 6(6)(a) क्या बोलता है? उसने दो कंडीशन बोली कि ये अगर दो कंडीशन पूरी हो गई, इन दो में से कोई भी एक पूरी हो गई, दो नहीं पूरी, कोई भी एक पूरी हो जाती है, तो वो पर्सन कौन हो जाएगा? NOR हो जाएगा, राइट। तो कौन कौन सी थी दो कंडीशन? कंडीशन नंबर 1 कि जिस साल की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे पिछले, उस साल में नहीं देखा जिस साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं, उससे पिछले 7 साल में 729 दिन या उससे कम वो इंडिया में रहा हो। या सेकेंड कंडीशन, वो पर्सन जिस साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं उससे पिछले 10 साल में 9 साल कम से कम नॉन रेजिडेंट हो, राइट। 7 साल में 729 दिन या उससे कम, या फिर दूसरी कंडीशन 10 साल में एटलीस्ट 9 साल नॉन रेजिडेंट हो, तो वो पर्सन कौन हो जाएगा? वो पर्सन हो जाएगा NOR, अदरवाइज वो ROR हो जाएगा, राइट। तो अगर मुझे ROR डिफाइन करना है, ROR क्या होता है? ROR होता है फ्रेंड्स वो पर्सन जो दो कंडीशन पूरी कर दे, दोनों एक साथ पूरी कर दे। क्योंकि NOR की अगर एक भी पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब ROR की, इसकी रिवर्स वाली दोनों पूरी हो गई। तो ROR कौन पर्सन होगा? वो पर्सन जो पिछले 7 साल में 730 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रहे, क्योंकि 729 या उससे कम तो NOR हो जाएगा, तो 729 से ज्यादा 730 या उससे ज्यादा इंडिया में रहे। सेकेंड कंडीशन, वो पर्सन पिछले 10 साल में 2 साल रेजिडेंट हो, क्योंकि अगर 2 साल भी रेजिडेंट नहीं होगा तो NOR की दूसरी जो कंडीशन है 10 साल में 9 साल नॉन रेजिडेंट वाली, वो पूरी हो जाएगी, राइट। तो ROR कौन होगा? 730 दिन या उससे ज्यादा पिछले 7 साल में, या फिर पिछले 10 साल में 2 साल रेजिडेंट रहे, राइट। तो हमने निकाला जी
ROR कौन होगा और NOR कौन होगा। ठीक है, डन। उसके बाद फ्रेंड्स हमने कुछ स्पेशल कैटेगरीज देखी, 4 स्पेशल कैटेगरी देखी। कैटेगरी नंबर 1, एक पर्सन इंडिया छोड़ के बाहर चला गया जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, और वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, राइट। तो उसके ऊपर स्पेशल कैटेगरी वाले केस में 182 डेज की जो कंडीशन है बस वही लगेगी, दूसरी 60+365 वाली नहीं लगेगी। केवल 182 डेज चेक करना है, अगर होते हैं तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। दूसरी स्पेशल कैटेगरी, वो पर्सन अब इंडिया आ रहा है, कौन है, सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर वापस आ रहा है कौन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वो इंडिया आ रहा है किस लिए, विजिट के लिए, विजिट के लिए आ रहा है, और उसकी इनकम इंडियन सोर्सेज से, मतलब अदर देन फॉरेन सोर्सेज से उसकी इनकम 15 लाख तक होनी चाहिए बस। इंडिया से उसकी इनकम 15 लाख रुपए तक होनी चाहिए, लेकिन वर्ड जो यूज किया है वो इंडिया नहीं, अदर देन फॉरेन सोर्सेज वर्ड यूज किया है, राइट। तो अदर देन फॉरेन सोर्सेज से उनकी इनकम 15 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 15 लाख तक होनी चाहिए। उस केस में भी फ्रेंड्स उसके ऊपर 182 डेज की केवल कंडीशन लगेगी। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है, पर्सन वही है, सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडिया घूमने के लिए आ रहा है, बट इनकम 15 लाख क्रॉस कर जाती है, अदर देन फॉरेन सोर्सेज से इनकम 15 लाख क्रॉस कर जाती है, तो उस केस में फ्रेंड्स उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर दूसरी कंडीशन देखनी है। 182 डेज से कम हो गई, कोई बात नहीं, एक और कंडीशन चेक कर लो। क्या चेक कर लो, क्या वो पर्सन पिछले साल में, जिस साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं उस साल में 120 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में था, प्लस उससे पिछले 4 साल में 365 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में था। इफ आंसर इज यस, तो वो पर्सन कौन हो जाएगा, रेजिडेंट हो जाएगा, रेजिडेंट, राइट, रेजिडेंट हो जाएगा। और सेक्शन यहां पर आया 6(6)(c) ब्रैकेट स्मॉल सी, 6(6)(स्मॉल)(c). 6(6)(c) ने बोला कि जो भी पर्सन इस तरह से 120+365 डेज, 120+365 डेज की कंडीशन लगा के रेजिडेंट बन गया स्पेशल कैटेगरी में, तो उसको एज पर 6(6)(c) हमें नॉन रेजिडेंट मानना है, उसको NOR मानना है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, तो उसको NOR मानना है हमें। फिर तीसरी कैटेगरी आई शिप का क्रू मेंबर, इंडियन शिप का क्रू, इंडियन शिप का क्रू मेंबर जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया है, इंडिया छोड़ के जाता है और वापस आता है, राइट। उसका ट्रेवल बहुत ज्यादा रहता है शिप के ऊपर, उसको भी स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया, राइट, उसको भी स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया। और उसको भी यही बोला कि भाई तुम्हारे ऊपर भी 182 दिन की केवल कंडीशन लगेगी, 60+365 नहीं लगेगा। और एक उसके केस में हमने स्पेशल चीज क्या देखी कि जिस दिन वो जा रहा है और जिस दिन आ रहा है, वर्ड उसमें ये नहीं है जिस दिन जा रहा है जिस दिन आ रहा है, उसमें लिखा है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जिस दिन एंट्री होगी जाएगा, जिस दिन आने की एंट्री होगी आएगा, उस दिन को इंडिया में नहीं मानेंगे। नॉर्मल बाकी सबके केस में जिस दिन वो जाता है और जिस दिन आता है वो आने और जाने वाले दिन इंडिया में काउंट होते हैं, बट शिप का क्रू मेंबर है, इंडियन शिप का क्रू मेंबर है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसके केस में ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, फिर चौथा हमने एक्सेप्शन देखा, सेक्शन 6(1) कैपिटल ए, 6(1) कैपिटल ए। वो कंडीशन क्या बोलती है, वो बोलता है जी आप इंडिया चाहे मत आओ फिर भी आपको हम रेजिडेंट मान लेंगे। कब, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आप ऐसी कंट्री में जाके बस गए जहां पर आपका कोई टैक्स नहीं लगता, साथ में आपकी, राइट, साथ में आपकी इंडियन सोर्सेज से, मतलब अदर देन फॉरेन सोर्सेज से जो अर्निंग है वो 15 लाख से ज्यादा है, राइट। उस केस में भी वही कंडीशन डाल दी, उस केस में हम आपको क्या मान लेंगे, रेजिडेंट। और यहां पर एक सेक्शन और आया, सेक्शन 6(6)(d), 6(6)(d). उसने बोला जी ऐसे केस में जो 6(1)(a) में रेजिडेंट बना, राइट, इन कंडीशंस की वजह से, तो उसको हम NOR मानेंगे, राइट। ये फ्रेंड्स हमने किया था पिछली क्लास में। ठीक है, अब आगे का देखते हैं, आगे का देखते हैं, राइट। इसके आगे फ्रेंड्स आज देखेंगे, इसमें फ्रेंड्स मैंने बोला था कि जो क्वेश्चंस हैं वो प्लीज आप कर लेना, और कुछ भी डाउट हो तो मेरे से चैट बॉक्स में पूछ लेना आप लोग। ठीक है, अब फ्रेंड्स आज देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ लो आप। ठीक है, हाँ जी, तो फ्रेंड्स यहां पर आता है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। अभी तक हमने देखा इंडिविजुअल का, HUF का सेक्शन है सेक्शन 6(2), इंडिविजुअल का कौन सा है, सेक्शन 6(1). मेन सेक्शन 6(1) है, लेकिन उसके साथ एक जबरदस्ती वाला सेक्शन 6(1)(a) भी आ गया, जिसमें आओ चाहे मत आओ इंडिया, रहो मत रहो तुम रेजिडेंट। ठीक है,
सेक्शन 6(2) HUF की बात करता है। HUF के लिए क्या बोलता है कि एज पर सेक्शन 6(2) एन HUF वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट अफेयर्स इज होली और पार्शली इन इंडिया, राइट। HUF का अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात हो रही है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में अगर हुआ तो उसको रेजिडेंट मान लिया जाएगा। अब एक बात बताओ, HUF को कौन कंट्रोल करता है, उसको मैनेज कौन करता है? उसका कर्ता। HUF का जो कर्ता होता है वही HUF को कंट्रोल करता है, वही मैनेज करता है। तो जहां पर HUF का कर्ता है वही कंट्रोल और मैनेजमेंट है। तो HUF का कर्ता अगर पूरे साल इंडिया के बाहर बैठा है तो HUF कौन हो गई? नॉन रेजिडेंट। HUF का कर्ता कुछ दिनों के लिए भी इंडिया आ जाता है, चाहे कुछ दिनों के लिए, कितने, कुछ 1-2 दिन भी आ जाता है, तो इंडिया में कौन हो जाएगी? वो रेजिडेंट। क्योंकि यहां पर एक वर्ड यूज किया है, इफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर्स इज सिचुएटेड होली और पार्शियली, चाहे होली मतलब पूरी तरह से इंडिया में हो, चाहे पार्शियली हो, चाहे पार्शियली इंडिया में हो, मतलब अगर कर्ता कुछ दिन भी इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है तो HUF जो होगी वो रेजिडेंट हो जाएगी। और कर्ता थ्रू आउट द ईयर अगर इंडिया के बाहर बैठा है तो वो HUF कौन हो जाएगी? नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। यहां पर एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, यहां पर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात की गई है। मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर मान लो HUF का कर्ता इंडिया के बाहर बैठा है बट उसकी टीम जो ऑपरेशंस देखती है, जो उसकी टीम, उसका ऑफिस, उसकी टीम जो ऑपरेशंस देखती है वो इंडिया में बैठ के ऑपरेशंस कर रही है, बट वो कंट्रोल मैनेज नहीं करती बिजनेस को। फ्रेंड्स, कंट्रोल और मैनेजमेंट हमेशा ध्यान रखना वो करता होता है। उस केस में भी अगर मान लो HUF का कर्ता इंडिया के बाहर बैठा है, उसकी टीम इंडिया से बिजनेस देख रही है, इस केस में भी HUF जो बनेगी वो कौन बनेगी? नॉन रेजिडेंट बनेगी। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना, केवल आपको HUF की पोजीशन देखनी है। HUF कहां है, कर्ता कहां है, कर्ता की पोजीशन देखनी है बस, ठीक है। कर्ता जहां, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे और डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है इसके अंदर, ठीक है। कर्ता थ्रू आउट द ईयर इंडिया के बाहर, HUF नॉन रेजिडेंट। कर्ता कुछ टाइम के लिए भी अगर इंडिया आ गया, HUF रेजिडेंट, ठीक है। चलो जी, इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स इज सिचुएटेड होली आउटसाइड इंडिया इट विल बी कंसीडर्ड टू बी नॉन रेजिडेंट। होली आउटसाइड इंडिया नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। Since control and management of HUF is in the hands of कर्ता, hence place of stay of कर्ता shall be taken into consideration। कर्ता का प्लेस देखा जाएगा बस, कि कर्ता कहां रहता है, वो डिसाइड करेगा कि HUF किस स्टेटस में है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। इफ कर्ता इज आउट ऑफ इंडिया थ्रू आउट द ईयर HUF shall be non resident, but if कर्ता has come to India for few days HUF shall be resident। यानी कि अगर HUF को नॉन रेजिडेंट बनाना है तो कर्ता को पूरे साल बाहर रहना पड़ेगा, सीधा सा पॉइंट ये हुआ, ठीक है। द एक्सप्रेशन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट रेफर्स टू सेंट्रल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एंड नॉट द कैरिंग ऑन डे टू डे बिजनेस बाय सर्वेंट्स एम्प्लॉय एजेंट्स। सर्वेंट एम्प्लॉय एजेंट डे टू डे जो बिजनेस करते हैं उससे डिसाइड नहीं होगा, ठीक है। चलो जी, अब HUF नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, NOR कब होगी, NOR कब होगी, HUF NOR कब होगी? फ्रेंड्स यहां पर लिख के बता देता हूं। मैंने डिसाइड किया जी HUF का। HUF कौन हो सकती है? या तो रेजिडेंट हो सकती है या नॉन रेजिडेंट हो सकती है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। अगर HUF रेजिडेंट हुई, राइट, अगर HUF रेजिडेंट हुई तो उसमें भी दो कैटेगरी बनेगी, ROR और NOR, सेम जैसे इंडिविजुअल के केस में बना। इंडिविजुअल का सेक्शन NOR का कौन था? इंडिविजुअल का NOR का सेक्शन था सेक्शन 6(a) स्मॉल a, 6 स्मॉल a। HUF का है सेक्शन 6(6) स्मॉल b, 6(b), ठीक है। मेन सेक्शन इंडिविजुअल का 6(1), HUF का मेन सेक्शन 6(2), राइट, 6(2). अब यहां पर भी इनकम टैक्स ने जैसे इंडिविजुअल के केस में NOR को डिफाइन किया, ROR को डिफाइन नहीं किया, यहां पर भी फ्रेंड्स NOR को डिफाइन किया, ROR को डिफाइन नहीं किया। सेम कंडीशन जो इंडिविजुअल वाली है, पहली कंडीशन 729 दिन, 729 डेज और लेस इन इंडिया इन 7 ईयर, राइट।
नंबर 2 यहां पर लगाए और, यहां पर लगाए और 9 टाइम्स नॉन रेजिडेंट इन 10 ईयर। ये किसका देखेंगे? कर्ता का। वो कह रहा है कर्ता का अगर आपको एनओआर निकालना है, अगर आपको एचयूएफ का एनओआर निकालना है, एचयूएफ का एनओआर निकालने के लिए आप कर्ता का ये देख लो, कर्ता क्या पिछले 7 सालों में 729 दिन या उससे कम इंडिया में रहा था, या फिर पिछले 10 सालों में 9 साल उसकी पोजीशन नॉन रेजिडेंट थी इंडिया में। इफ आंसर इनमें से किसी एक का भी यस आ जाए तो एचयूएफ क्या हो जाएगी? एनओआर। एग्जैक्टली सेम सेक्शन 66A जो इंडिविजुअल का था उसका कॉपी है 66B। बस इंडिविजुअल के केस में उसका खुद का देखना होता था, एचयूएफ के केस में यह आपको चेक करना है कर्ता का। कर्ता, KARTA, कर्ता, यह आपको कर्ता के लिए चेक करना है। कर्ता का अगर स्टेटस इसके हिसाब से निकाल लो, कर्ता के अगर डेज इसमें फॉल कर जाएं तो एचयूएफ एनओआर बन जाएगी, अदरवाइज एचयूएफ कौन बन जाएगी? आरओआर। सेम वही उसका रिवर्स कर दो जैसे इंडिविजुअल में किया था, तो इस पे मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया? एचयूएफ का बिल्कुल आसान है और बाकी सबका और भी आसान है। अगर इंडिविजुअल का समझ में आ गया, इसके आगे इस चैप्टर में ज्यादा कुछ बचा नहीं फ्रेंड्स, रेजिडेंशियल स्टेटस में। राइट, तो एचयूएफ कब रेजिडेंट होगी डिसाइड करेगा कर्ता की सिचुएशन। कर्ता अगर कुछ टाइम के लिए इंडिया था तो एचयूएफ रेजिडेंट, कर्ता अगर थ्रू आउट द ईयर इंडिया के बाहर था तो एचयूएफ नॉन रेजिडेंट। डिसाइड किया जी, हमने निकाला कर्ता तो कुछ दिन के लिए इंडिया में था, तो कर्ता क्या हो गया? राइट, तो एचयूएफ क्या हो गई? रेजिडेंट। अब एक बार वो रेजिडेंट हो गई तो सेक्शन 66B बोल रहा है, आप चेक करो क्या वो आरओआर है, एनओआर है। तो 66B ने एनओआर को डिफाइन किया, क्योंकि एनओआर कौन होगा? सेम इंडिविजुअल वाला रूल कर्ता के ऊपर लगा दो। क्या कर्ता पिछले 7 साल में 729 दिन या उससे कम इंडिया में था? इफ आंसर इज यस, एचयूएफ एनओआर। इफ आंसर इज नो, सेकंड कंडीशन चेक कर लो, क्योंकि यहां पर और है। सेकंड कंडीशन चेक करो, क्या कर्ता पिछले 10 साल में 9 साल नॉन रेजिडेंट था? इफ आंसर इज यस, एचयूएफ एनओआर। अगर दोनों के आंसर आ जाए नो तो एचयूएफ आरओआर। राइट, इतना क्लियर है। तो कर्ता एचयूएफ के केस में फ्रेंड सिंपल कर्ता का निकालना है। राइट, देन बात करेंगे फर्म, एओपी, बीओआई। इसका भी सेक्शन होता है सेक्शन 6(2). सेम 6(2) जो एचयूएफ का है, सेम सेक्शन फ्रेंड्स किसका है? सेम सेक्शन एओपी, बीओआई और पार्टनरशिप फर्म का है, पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, यहां पर फ्रेंड सिंपल इतना बोलता है कि जहां पर भी इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट होगा, अगर इंडिया में इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट है तो ये इंडिया में कौन बन जाएगी? ये इंडिया में रेजिडेंट बन जाएगी, अदरवाइज ये नॉन रेजिडेंट बन जाएगी। राइट, एंड फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखना, इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में हम पहले रेजिडेंट निकालते हैं, रेजिडेंट के बाद फर्दर फिर निकालते हैं आरओआर, एनओआर। ये केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ही निकलेगा, बाकी और किसी के केस में आरओआर, एनओआर नहीं निकलेगा। बाकी सबके केस में केवल ये देखना है वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, बस खत्म बात। केवल इंडिविजुअल एचयूएफ के केस में हमें पहले रेजिडेंट निकालना है या नॉन रेजिडेंट निकालना है। अगर वो पर्सन रेजिडेंट है तो मेरे को फिर चेक करना है आरओआर, एनओआर। ये केवल मेरे को इंडिविजुअल के केस में चेक करना है, बाकी सबके केस में मुझे केवल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट निकालना है। आरओआर, एनओआर नहीं निकलेगा, उनका आरओआर, एनओआर स्टेटस नहीं होता। राइट, वो या तो रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट, खत्म बात। राइट, तो पार्टनरशिप फर्म की बात की किसने? सेक्शन 6(2). सेम किसका? एचयूएफ वाला, सेम एचयूएफ वाला। क्या कहता है देख लो, कंट्रोल और मैनेजमेंट की बात करता है, हर जगह कंट्रोल और मैनेजमेंट की बात होगी। देखो जी, राइट, सेक्शन 66B फ्रेंड्स पढ़ लेना, बिल्कुल इसकी कॉपी है। 66A इंडिविजुअल वाले की कॉपी है जो मैंने अभी लिखा है, एग्जैक्टली वही है, बस कर्ता की पोजीशन देखनी है। राइट, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स पार्टनरशिप फर्म, बीओआई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, सेक्शन 6(2). सेम है एचयूएफ वाला सेक्शन,
6(2) में HUF का भी लिखा हुआ है, पार्टनरशिप फर्म का भी लिखा हुआ है, राइट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, AOP सबका लिखा हुआ है। और सेम वही है जो HUF के केस में है कि कंट्रोल और मैनेजमेंट, राइट, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट निकालने के लिए HUF का कैसे देखते हैं, कर्ता का कंट्रोल और मैनेजमेंट। यहां पर इनके पार्टनर्स का कंट्रोल और मैनेजमेंट देखा जाएगा, पार्टनर्स की पोजीशन देखी जाएगी, ठीक है। अ फर्म एंड AOP वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया if the control or management of its affairs is wholly or partially in India, चाहे wholly हो चाहे partially in India हो, right, where the control and management of the affairs is situated wholly outside India, the firm AOP would become non-resident. Same HUF वाली लैंग्वेज है जिसमें HUF के लिए हमने कर्ता का देखा था कि कर्ता अगर कुछ टाइम भी इंडिया में है तो वो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट। यहां पर भी सेम वही है। AOP BOI इसके मेंबर्स, राइट, जो मैनेजमेंट मेंबर्स हैं, अगर वो इंडिया के अंदर है तो कौन हो जाएगी, ये हो जाए, तो तभी हो जाएगी रेजिडेंट। और थ्रू आउट द ईयर वो इंडिया के बाहर थे तो क्या हो जाएगी, नॉन रेजिडेंट। बस इतना सा है इसके अंदर। देयर इज नो ROR और NOR इन केस ऑफ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल HUF। XY partnership firm has two partners, Mr. X and Mr. Y. Mr. X is working partner and is in USA. ध्यान देना, Mr. X वर्किंग पार्टनर है। वर्किंग पार्टनर, जो नॉन वर्किंग पार्टनर है उसे नहीं देखना, मुझे वर्किंग पार्टनर, जो बंदा काम कर रहा है, जो काम ही नहीं कर रहा, स्लीपिंग पार्टनर है, उसकी पोजीशन देखनी नहीं मुझे। वर्किंग पार्टनर, HUF के केस में हमने कर्ता देखा क्योंकि कर्ता ही सब कुछ करता है, ये अजम्पशन है। HUF के अंदर कर्ता ही सब कुछ करता है, पार्टनरशिप फॉर्म में वर्किंग पार्टनर सारा काम करता है, स्लीपिंग पार्टनर कोई काम नहीं करता। इसीलिए वर्किंग पार्टनर की पोजीशन देखेंगे। XY फॉर्म के अंदर मिस्टर X एंड मिस्टर Y दो पार्टनर है। मिस्टर X वर्किंग पार्टनर है USA में थ्रू आउट द ईयर एंड मिस्टर Y इज डोरमेंट पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर है मिस्टर Y और वो इंडिया के अंदर है थ्रू आउट द ईयर। इन दिस केस पार्टनरशिप फॉर्म शैल बी नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, क्योंकि Y की पोजीशन मुझे देखनी नहीं। Y कौन है, स्लीपिंग, वो जहां मर्जी रहे, बिजनेस को देख ही नहीं रहा है वो, यानी बिजनेस का कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में नहीं है Y के थ्रू, वो है X के थ्रू, और X बैठा है पूरे साल USA। तो इसीलिए उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, पार्टनरशिप की जो पोजीशन बनेगी वो बनेगी नॉन रेजिडेंट, राइट। इफ मिस्टर X हैज ऑल्सो कम टू इंडिया फॉर फ्यू डेज, अगर मिस्टर X कुछ दिनों के लिए इंडिया आ जाए तो पार्टनरशिप फॉर्म रेजिडेंट बन जाएगी, बस खत्म हो गया पार्टनरशिप फॉर्म। सेम कंपनी, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी, सेक्शन 6(3), 6(1) इंडिविजुअल, 6(2) HUF पार्टनरशिप फर्म BOI, राइट, AOP, 6(3) कंपनी। एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। इंडियन कंपनी मतलब जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है, इंडियन कंपनी, वो हमेशा इंडिया में क्या बनेगी, रेजिडेंट बनेगी। वो तो रेजिडेंट ही होगी क्योंकि इंडिया में ही रजिस्टर्ड है, तो उसमें कुछ देखना ही नहीं है, ठीक है। इवन इफ इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया और इट्स बिजनेस इज आउटसाइड इंडिया, चाहे इसका कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया के बाहर हो, सारे डायरेक्टर इंडिया के बाहर ही रहते हो, चाहे इसका पूरा कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया के बाहर हो, चाहे इसका बिजनेस भी बाहर है, तब भी अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वो इंडियन कंपनी है। इंडियन कंपनी हमेशा इंडिया के अंदर रेजिडेंट होगी, हमेशा रेजिडेंट होगी। अ फॉरेन कंपनी शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट और एट एनी टाइम इन द ईयर इज इन इंडिया। फॉरेन कंपनी मतलब जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई, उसकी कह रहे हैं कि वो इंडिया में रेजिडेंट तब मानी जाएगी जब इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एट एनी टाइम, वर्ड पे ध्यान देना, एट एनी टाइम इन दैट ईयर इज इन इंडिया, किसी भी टाइम पर इंडिया में रहो। फॉरेन कंपनी है, एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी के डायरेक्टर्स हैं 5, ये हर साल 4 बार साल में मिलते हैं, बोर्ड मीटिंग होती है। 3 बोर्ड मीटिंग इन्होंने यूएसए की, क्योंकि यूएसए की कंपनी है। गलती से 1 मीटिंग इन्होंने इंडिया में कर ली, गलती से 1 बोर्ड मीटिंग इंडिया में हो गई। अब बताओ क्या इसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में हुआ एट एनी टाइम? एक बार हो गया ना, राइट। कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट माना जाता है बोर्ड मीटिंग, कि कहां से वो लोग उसको मैनेज कर रहे हैं, राइट। उसकी एक बोर्ड मीटिंग आके उन्होंने इंडिया में कर दी, तो क्या होगा फ्रेंड्स उस केस में? ये कंपनी कौन बन जाएगी? रेजिडेंट बन जाएगी।
उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया होना चाहिए। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मीन प्लेस वेयर की मैनेजमेंट कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड कमर्शियल डिसीजंस आर मेड फॉर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ एन एंटिटी। नॉर्मली फ्रेंड्स ये सारे काम बोर्ड मीटिंग के अंदर होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सारे काम मिलते हैं और फिर वो डिसीजंस लेते हैं और उसके बाद टीम को भेज दिया जाता है कि अब करो। डिसीजन सारे बोर्ड मीटिंग में होते हैं। तो एक भी बोर्ड मीटिंग अगर इंडिया के अंदर हो गई तो फॉरेन कंपनी रेजिडेंट बन जाएगी इंडिया के अंदर, और अगर वो पूरी तरह बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं। तो कंपनी के केस में आपको देखना है क्या वो इंडियन कंपनी है। इफ आंसर इज यस तो कुछ और देखना ही नहीं, वो रेजिडेंट है हमेशा। वो फॉरेन कंपनी है तो क्या उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वॉज इन इंडिया। इफ आंसर इज यस देन इंडिया में रेजिडेंट, अदरवाइज फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। ठीक है जी। यहां पर फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, इसके पढ़ लेते हैं। माइक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। कुछ और पढ़ो ही मत, रेजिडेंट बोल दो इसको सीधा। उसने बोल दिया इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, बात ही खत्म हो गई। आगे जो मर्जी स्टोरी लिखी है मैंने पढ़नी नहीं। HCL टेक्नोलॉजीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, रेजिडेंट। पढ़ना चाहो पढ़ लेना बाद में आराम से। कंट्रोल मैनेजमेंट जो मर्जी जहां मर्जी बोल रहा है, हमें जरूरत ही नहीं है देखने की। ABC लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अब पढ़ो आगे का, क्योंकि इसमें अब एक कंडीशन और देखनी है, इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफ प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया तब रेजिडेंट हो जाएगी। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, रेजिडेंट। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन साउथ कोरिया। अब आगे पढ़ लो। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज ऑल्सो इन साउथ कोरिया, नॉन रेजिडेंट हो जाएगी, क्योंकि फॉरेन कंपनी है बाहर की। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट भी पूरे टाइम बाहर रहा। ब्लैकबेरी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन कैनेडा, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑल्सो इन कैनेडा, नॉन रेजिडेंट। ठीक है जी। कोई यहां तक डाउट है तो देख लो, कोई भी यहां तक डाउट है देख लो। ये क्वेश्चंस फ्रेंड्स देख लेना आप लोग अपने आप से, जो पढ़ाया है उसी पे बेस्ड है। अभी जो एग्जांपल किए हैं इसी पे बेस्ड है। क्लासेस पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नोटिफिकेशन बेल होता है, एक घंटा बना होता है फ्रेंड्स, उस घंटे पे जरूर क्लिक करना, क्योंकि जब आप उस घंटी पे क्लिक करोगे फ्रेंड्स तो जब भी मैं नया कोई लाइव करूंगा या कोई नई आपके काम की वीडियो अपलोड करूंगा इस चैनल के ऊपर, तो आपके पास उसके नोटिफिकेशन आते रहेंगे रियल टाइम। ठीक है, चलो जी। ये हो गया फ्रेंड्स रेजिडेंशियल स्टेटस। एक लास्ट सेक्शन बचा है, लो जी। लास्ट सेक्शन फ्रेंड्स एक बचा, सेक्शन 6(4) एनी अदर पर्सन। 6(1) इंडिविजुअल, 6(1) इंडिविजुअल, 6(2) HUF। ऐसी सीक्वेंस में बढ़ो। सबसे पहले कौन आता है? इंडिविजुअल। फिर कौन आता है? HUF, पार्टनरशिप फर्म, AOP, BOI, ये सब सेक्शन 6(2). फिर कंपनी 6(3). फिर जो बचा 6(4). जो बचा सब 6(4). 6(4) में बचा कि बाकी जो भी बचे उनका देखो जी, every other person would be resident in India if control and management of its affairs is situated wholly or partially in India. Where the control and management of the affairs of situated wholly outside India, it would become non-resident. सेम वही बात जो हमने अभी तक पढ़ी है वो यहां पर लिखी है। कोई और पर्सन है तो केवल ये देख लो मैनेजमेंट, और कुछ नहीं देखना। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स रेजिडेंशियल स्टेटस अपना कंप्लीट हुआ। नाउ वी विल टॉक अबाउट टैक्स इंसिडेंस। क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ रहे थे, पढ़े जा रहे हैं कि ये रेजिडेंशियल स्टेटस इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका। काम क्या आएगा? काम ये आएगा फ्रेंड्स अब ये कि हम लोग डिफरेंट टाइप की इनकम अर्न करते हैं, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट टाइप की इनकम अर्न करते हैं, राइट। अब उसमें से कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं होगी वो कौन डिसाइड करेगा? उसका रेजिडेंशियल स्टेटस। क्योंकि हर स्टेटस में डिफरेंट टाइप की इनकम टैक्सेबल होती है। हर स्टेटस के डिफरेंट रूल हैं, हर स्टेटस के डिफरेंट रूल हैं, राइट। तो इस चैप्टर के अंदर टैक्स इंसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, स्कोप ऑफ टोटल इनकम के अंदर फ्रेंड्स हम यही सारा कुछ देखने वाले हैं कि किस स्टेटस में कौन सी तरह की इनकम टैक्सेबल होंगी। स्टेटस निकालना तो मुझे आ गया, पता चल गया स्टेटस कैसे निकलेगा। यहां तक कोई डाउट है तो फ्रेंड्स एक बार पूछ लो। आप यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। मेन इंडिविजुअल का था,
कल अगर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, आज मॉर्निंग में स्टार्ट करने से पहले मैंने उसको रिपीट भी कर दिया, एक बार पूरा उसका रिवीजन करा दिया सेक्शन वाइज। ठीक है, और कोई डाउट हो तो इस चैप्टर में पूछ लेना। अब बात करेंगे फ्रेंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम और टैक्स इंसिडेंस एज पर सेक्शन 5। सेक्शन 5 है इसका, स्कोप ऑफ टोटल इनकम और टैक्स इंसिडेंस इन वेरियस स्टेटस शैल बी एज गिवन बिलो। सबसे पहले बात करेंगे इन केस ऑफ आरओआर, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर पर्सन रेजिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, आरओआर वाला केस है, तो वो कह रहा है ये 3 तरह की इनकम टैक्सेबल होंगी। 3 तरह की इनकम टैक्सेबल होंगी। कौन कौन सी? इनकम एक्रू और अराइजिंग इन इंडिया, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। एक्रू और अराइज इन इंडिया मतलब, एक्रू और अराइज का मतलब इंडिया में अर्न की है, मोटा मोटा समझो इंडिया में अर्न की। मेरी इंडिया के अंदर घर है, घर से रेंटल इनकम आ रही है, तो वो एक्रू और अराइज कहां पर हो रही है? इंडिया में। मेरा इंडिया में घर है, वहां से रेंटल इनकम अगर आ जाए तो मेरी एक्रू अराइज कहां हुई? इंडिया में। मेरा इंडिया में बिजनेस है, मैं सारा कुछ इंडिया में सेल करता हूं, मेरा कलेक्शन ऑफिस सब इंडिया के अंदर है, तो इनकम एक्रू और अराइज कहां हो रही है? इंडिया में। तो एक्रू और अराइज तो समझ में आती है हमें कि एक्रू और अराइज इन इंडिया, बट फ्रेंड्स यहां पर एक नया ये वर्ड आ गया, डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। डीम्ड का मतलब मान ली गई। एक है एक्रू और अराइज इंडिया, इंडिया में कमाई, और दूसरी हमने मान लिया आपने इंडिया में कमाई। आपने चाहे वो इनकम इंडिया में कमाई या नहीं कमाई, लेकिन हम मान लेंगे कि आपने ये इंडिया में कमाई है। डीम्ड का वर्ड है हमने मान लिया, हम मान लेंगे, मान ली गई वो इनकम, चाहे थी या नहीं थी, मान ली गई। यानी कि एक्रू और अराइज इन इंडिया और डीम टू एक्रू और अराइज इंडिया। अब ये क्या होती है, इनके मीनिंग के ऊपर चलेगी फ्रेंड्स आज की क्लास और अगली क्लास, 1.5 क्लास लगेगी पूरी इन सबका मीनिंग समझ लेंगे। ठीक है, तो इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया बिल्कुल इजी है, कुछ भी दिक्कत नहीं है उसके अंदर। इशू है डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। ठीक है, दूसरी इनकम, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इवन इफ एक्रू अराइज आउटसाइड इंडिया। कह रहा है इनकम एक्रू और अराइज तो अब्रॉड हुई, बाहर, लेकिन उसको रिसीव इंडिया में किया, रिसीव इंडिया में किया। चाहे रिसीव इन इंडिया किया हो, चाहे डीम टू रिसीव इन इंडिया, मतलब आपने रिसीव नहीं किया लेकिन हमने मान लिया कि आपने इंडिया में रिसीव कर लिया है। राइट, तो खाली रिसीव्ड इन इंडिया नहीं, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया। डीम्ड का मतलब हमने मान लिया। ये मान लिया वाले केसेस अलग हैं, यही डिस्कस करने अगले 1.5 क्लास हमें कि ये मान लिया वाले केसेस कौन से हैं, कौन से ऐसे केसेस है तो गवर्नमेंट कह रही है हमने तो मान लिया, तुम करो मत करो हमने तो मान लिया। ठीक है, तो पहली कंडीशन इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। दूसरी कंडीशन इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया वेदर एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, चाहे बाहर कमाया रिसीव यहां किया। और तीसरी कंडीशन सबसे खतरनाक, जिसे पढ़ के आएंगे आंखों में आंसू, इनकम एक्रू और अराइजिंग अब्रॉड रिसीव्ड अब्रॉड, बाहरी कमाया बाहरी रिसीव हुआ फिर भी इंडिया में टैक्स दे जाओ। बाहर कमा रहा हूं, बाहर रिसीव कर रहा हूं, इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, गलती से बस मैं रेजिडेंट बन गया, गलती से मैं रेजिडेंट में भी कौन सा बन गया? आरओआर बन गया। अब इंडियन गवर्नमेंट हमसे कह रही है कि आपने अमेरिका में कमाया, अमेरिका में ही रिसीव किया, लेकिन आप इंडिया के रेजिडेंट हो, कौन से वाले? आरओआर। आपको इस इनकम पे इंडिया में टैक्स देना है, आपको इस इनकम पे इंडिया में टैक्स देना है। यहां पे कई लोगों के माइंड में एक डाउट आएगा, कि एक बंदा यूएसए में कमा रहा है, यूएसए में ही पैसे को रिसीव कर रहा है, यूएसए में उसका बैंक अकाउंट है, वहां पर रिसीव हो जाता है उसका पैसा, वहीं कमा रहा है वहीं रिसीव कर रहा है, सब कुछ बिजनेस सब वहीं है, वो बन गया आरओआर। अब इंडियन गवर्नमेंट कह रही है यहाँ टैक्स दो, तो क्या यूएसए की गवर्नमेंट टैक्स नहीं मांगेगी उससे? यूएस की गवर्नमेंट कहेगी टैक्स दो क्योंकि तुमने हमारे यहां कमाया। इंडियन गवर्नमेंट कह रही है तुम आरओआर बन गए, हमें भी टैक्स दो। ये बेचारा वहां भी टैक्स दे, यहां भी टैक्स दे। ये बेचारा जितना कमाता है सारा टैक्स में निकाल देता है कि आधा टैक्स तुम रख लो, आधा टैक्स तुम रख लो, मेरे पास कुछ नहीं बचा। ऐसा ही होने वाला है ना? तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां पर आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, आपका कोर्स का पार्ट नहीं है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, राइट? आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ना ही आपके इंटर में आएगा, ना ही फाइनल का पार्ट है ये, लेकिन हिंट कर रहा हूं केवल। एक कॉन्सेप्ट होता है फ्रेंड्स DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट।
डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हर कंट्री का नॉर्मली हर कंट्री के साथ है। जैसे इंडिया का मैक्सिमम हर कंट्री के साथ है डीटीडब्ल्यू एग्रीमेंट। अगर आपने कभी वर्ड सुना हो डीटीडब्ल्यू एग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, नाम से ही समझ में आ रहा होगा डबल टैक्सेशन, यहां पे भी टैक्स दो और वहां पे भी टैक्स दो, दोनों जगह टैक्स दो। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस कि उसको कैसे अवॉइड करना है उसको एग्रीमेंट कर लिया कि भाई ऐसी जब सिचुएशन आएगी जब यूएस गवर्नमेंट बोलेगी कि जी हमें भी टैक्स दो, इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी जी हमें भी टैक्स दो, इस केस में वो बंदा बेचारा पिस ना जाए, वो बंदा बेचारा अननेसेसरी परेशान ना हो, इसको बचाने के लिए उस एग्रीमेंट में कुछ चीजें एग्री की इंडिया ने और यूएस ने कि भाई ऐसी सिचुएशन आएगी तो कौन क्रेडिट देगा, कौन उस बंदे को बेनिफिट दे देगा, कौन अपने टैक्स को छोड़ेगा। तो वो सिचुएशन कहां लिखी है डीटीडब्ल्यू में। तो अगर मेरे को ऐसी केस में क्या होगा वो पढ़ना है तो डीटीडब्ल्यू पढ़ना पड़ेगा, और डीटीडब्ल्यू पढ़ने के लिए हर कंट्री के साथ एक अलग एग्रीमेंट है। तो बहुत सारे एग्रीमेंट, और एक एग्रीमेंट भी मोटी मोटी कॉपी है, इसीलिए ना ही ये आपके इंटर के सिलेबस में है ना ही फाइनल में है, बाहर कर दिया। ये प्रैक्टिकली काम आएगा आपको। प्रैक्टिकली जब ऐसा क्लाइंट आपके पास आएगा जो गलती से इंडिया में आरओआर बन गया, इनकम आ रही है बाहर की, वो आपके पास रोता बिलखता आएगा कि सर बचा लो। उस टाइम आपको वो मान लो यूएस के साथ है, उसका यूएस में हो रही है इनकम, यहां इंडिया में भी हो रही है टैक्स, तो रोता हुआ जब आएगा तो आप यूएस का एग्रीमेंट निकालोगे, उसे पढ़ोगे, बैठोगे, स्टडी करोगे, और जितना स्टडी पर टाइम लगाओगे वो भी उससे चार्ज कर लोगे कि भाई देख क्रिटिकल काम है, मोटी फीस लूंगा, मोटी फीस मिलेगी इसमें, राइट। पूरा एग्रीमेंट स्टडी करोगे और उसके हिसाब से उसको क्रेडिट बेनिफिट दिलवाओगे आप, ठीक है। तो ऐसा नहीं है उसके ऊपर डबल टैक्स पड़ने वाला है, नहीं है ऐसा, ठीक है। बचेगा वो बचेगा, बट मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। चलो जी, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो कौन कौन सी तीन इनकम? पहली इनकम इंडिया में एक्रू या अराइज हो जाए या डीम टू एक्रू और अराइज हो जाए तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। किस केस में? आरओआर में। दूसरी कंडीशन रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, चाहे इंडिया में रिसीव हो या मान ली गई कि हमने रिसीव कर ली यहां पर, राइट, चाहे वो कमाई कहां इंडिया के बाहर, चाहे एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हो, फिर भी वो इंडिया में टैक्सेबल। तीसरा कौन सा? तीसरा एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, वो भी इंडिया में टैक्सेबल। लेकिन वो किसके केस में? आरओआर के केस में। आरओआर के केस में फ्रेंड्स ग्लोबल इनकम, ग्लोबल इनकम, अगर पर्सन आरओआर है, वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में पैसा कमा रहा है तो वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। आरओआर के केस में इन सिंपल टर्म्स आरओआर हैज टू पे टैक्स इन इंडिया ऑन हिज ग्लोबल इनकम, ग्लोबल इनकम पर टैक्स देना है, ठीक है। चलो जी, अब मीनिंग ऑफ इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इसका एक बार मीनिंग देख लेते हैं। रिसीव्ड इन इंडिया का मतलब क्या है? एक पर्सन है मिस्टर ए, मिस्टर ए, इसका यूएसए में अपना काम है, ये यूएसए में भी इसका अपना काम है, राइट। ये क्या करता है? यूएसए में इसका एक बैंक अकाउंट है, राइट, और क्योंकि ये इंडिया से गया है तो इसका इंडिया में भी, यहां इंडिया में भी इसका एक बैंक अकाउंट है, इंडिया में भी एक बैंक अकाउंट है, यूएसए में भी इसका बैंक अकाउंट है। इसकी अर्निंग क्या होती है? इसके पास जो भी अर्निंग आती है इसके यूएसए के बैंक में आती है, और ये क्या करता है? वहां से इस पैसे को इंडिया में भेज देता है, इंडिया में अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा देता है। क्वेश्चन आता है क्या ये रिसीव्ड इन इंडिया मानी जाएगी? जो बोल रहे हैं कि रिसीव्ड इन इंडिया इंडिया में टैक्सेबल होगी, तो क्या ये रिसीव्ड इन इंडिया है? नो, इट इज रिसीव्ड इन यूएसए, इट इज रिसीव्ड इन यूएसए एंड फर्दर रेमिटेड टू इंडिया। रिसीव्ड इन यूएसए बट रेमिटेड टू इंडिया, ये रेमिटेंस कवर नहीं की, उन्होंने रिसीव कवर किया है। रिसीव का मतलब होता है कि डायरेक्टली पैसा पहली बार कहां आया, डायरेक्टली पैसा पहली बार कहां आया। जहां पर भी फ्रेंड्स डायरेक्टली पहली बार पैसा आएगा वो रिसीव्ड माना जाएगा। तो डायरेक्टली अगर सोर्स क्या था? मान लो इसका ये एम्प्लॉयर है, सैलरी आती है, या इसके क्लाइंट हैं, ये पेमेंट करते हैं, ये अगर डायरेक्टली इंडियन अकाउंट में पेमेंट करते हैं, ये बाहर बैठे इसके क्लाइंट डायरेक्टली अगर इंडियन अकाउंट में पेमेंट कर देते हैं तो ये क्या माना जाएगा? रिसीव्ड इन इंडिया। तब ये रिसीव्ड इन इंडिया माना जाएगा कि सोर्स से सीधा पैसा कहां पहुंचा, पहली बार कहां पहुंचा, जहां पहुंचा वहां रिसीव माना जाएगा। उसके बाद तो फिर रेमिटेंस होती है, और रेमिटेंस का वर्ड नहीं है, रिसीव्ड का वर्ड है, ध्यान रखना ये चीज, राइट। तो एग्जाम में घुमा फिरा के आपको ये एग्जैक्टली सिचुएशन आपकी आ सकती है। आपको बोल सकते हैं कि पर्सन इज वर्किंग इन यूएसए, ही रिसीव्ड अमाउंट इज इन यूएसए
एंड देन फर्दर ही सेंड दिस मनी टू इन इंडियन अकाउंट, राइट। और आपसे पूछ लेंगे इंडिया में टैक्सेबल होगी नहीं होगी, ये रिसीव्ड इन इंडिया है ही नहीं। अगर उस पर्सन का स्टेटस आरओआर है, आरओआर के केस में तो हर तरह की इनकम हो जाएगी, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन यही आरओआर ना हो, कुछ और स्टेटस हो सकता है बच जाए, क्योंकि डायरेक्टली नहीं आया, घूम के आया पैसा, घूम के पैसा आया। क्लियर क्लियर। तो डायरेक्ट सोर्स से पैसा अगर मेरे को बाहर मिलता है और वहां से मैं भेज देता हूं इंडिया, इट इज नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, इट इज रेमिटेंस। रिसीव्ड इज सोर्स से जो डायरेक्टली पैसा जिस जगह पहुंचा, सोर्स से जहां पहुंचा वो रिसीव माना जाएगा। ठीक है, चलो जी। रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम शैल बी कंसिडर्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इफ इट इज रिसीव्ड डायरेक्टली इन इंडियन फ्रॉम इट्स सोर्स। इफ इनकम हैज बीन रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया आफ्टर दैट इट वॉज ट्रांसफर्ड टू इंडिया, पहले आउटसाइड इंडिया रिसीव हुई, बाद में इसको इंडिया में ट्रांसफर किया गया, तो इट विल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इसको रिसीव्ड इन इंडिया नहीं मानेंगे, रादर इट इज इनकम रिसीव्ड अब्रॉड, ये अब्रॉड मानी जाएगी कि अब्रॉड में रिसीव हुई है, राइट। देयरफॉर व्हेन once an amount is received as income, remittance or transmission of that amount from one place or person to another does not constitute receipt of income in the hands of the subsequent recipient at the place of subsequent recipient। कह रहा है एक बार सोर्स से पैसा रिसीव हो गया तो उसके बाद अगर आप फर्दर किसी को ट्रांसफर करते हो, किस जगह पर ट्रांसफर करते हो, वो रिसीव्ड की डेफिनेशन में नहीं आता। ठीक है, चलो जी एग्जांपल भी देख लेते हैं। मिस्टर ए हैज वन हाउस इन कनाडा, उसका घर है कनाडा में और रेंटल इनकम आती है उसकी, रिसीव्ड डायरेक्टली इन इंडिया, रेंट डायरेक्टली इंडिया में आ रहा है, इट विल बी कंसीडर्ड टू बी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, ये रिसीव्ड इन इंडिया मान ली जाएगी। एंड इट इज चार्जेबल टू टैक्स इन केस ऑफ ऑल थ्री स्टेटस। अभी ऑल थ्री स्टेटस बताऊंगा। रिसीव्ड इन इंडिया जो होती है वो तीनों स्टेटस में टैक्सेबल होती है, चाहे आरओआर हो, चाहे एनओआर हो, चाहे एनआर हो। ठीक है, बट इफ मिस्टर A has one bank account in America and rent has been deposited in that account and subsequently अमेरिका में, राइट, अमेरिका में उसका बैंक अकाउंट है, रेंट डायरेक्टली अमेरिका में जमा करा दिया गया एंड सब्सिक्वेंटली बैंक हैज ट्रांसफर्ड द अमाउंट टू मिस्टर ए इन इंडिया, बाद में पैसा इंडिया के मिस्टर ए के इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बिकॉज इनकम हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया एंड सब्सिक्वेंटली इट वॉज रेमिटेड टू इंडिया, और रेमिटेंस रिसीव्ड की डेफिनेशन में नहीं आएगी। सिमिलरली इफ मिस्टर ए हैज इनकम इज भूटान एंड इट वाज डिपॉजिटेड इन द ब्रांच ऑफ इंडियन बैंक इन भूटान, भूटान में ही रेंट आया, इनकम आई और भूटान में उसको जमा करा दिया गया, सब्सिक्वेंटली अमाउंट वाज रेमिटेड, बाद में पैसा इंडिया में भेज दिया गया, इट विल बी कंसिडर्ड टू बी इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर मानी जाएगी। ठीक है, चलो जी। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये पहला केस फ्रेंड्स हमने देखा किसका, ये देखा हमने आरओआर, पहला देखा आरओआर। अब दूसरा केस है रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एनओआर, अगर पर्सन एनओआर है। इन केस ऑफ एनओआर जो पहली और दूसरी है वो एग्जैक्टली आरओआर वाली है, एग्जैक्टली आरओआर वाली है, पढ़ लेते हैं। इनकम एक्रूइंग अराइजिंग इन इंडिया और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, इंडिया में चाहे एक्रू और अराइज हुई हो, चाहे हमने मान लिया कि वो एक्रू और अराइज हुई है, राइट, एनओआर के केस में भी टैक्सेबल होंगी। इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इवन इफ एक्रूइंग अराइजिंग अब्रॉड, सेम, इंडिया में रिसीव हुई बट एक्रू और अराइज बाहर हुई हो चाहे, तब भी वो एनओआर के केस में इंडिया में टैक्सेबल होगी। एक तीसरी टाइप की इनकम है, तीसरी टाइप की इनकम एक बार जरा पहले आरओआर की पढ़ लो फिर एनओआर की पढ़ना साथ में। इनकम एक्रूइंग अराइजिंग अब्रॉड एंड रिसीव्ड अब्रॉड, बाहर ही रिसीव हुई और बाहर ही रिसीव हुई, बाहर ही एक्रू अराइज हुई और बाहर ही रिसीव हो गई, तो आरओआर के केस में इंडिया में टैक्सेबल है। लेकिन इसमें क्या लिखा है, इनकम एक्रूइंग अराइजिंग अब्रॉड एंड रिसीव्ड अब्रॉड, यहां तक तो सेम है, बट फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम ए प्रोफेशन विच वॉज सेटअप इन इंडिया। आरओआर के केस में तो ये नहीं लिखा, आरओआर के केस में सिंपल क्या बोला कि चाहे इंडिया के बाहर आपकी अर्निंग आ रही है, इंडिया के बाहर आप चाहे रिसीव करो चाहे कमाओ, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन एनओआर के केस में बोला इंडिया के बाहर कमा रहे हो, इंडिया के बाहर ही रिसीव कर रहे हो, वो इंडिया में टैक्सेबल तब होगी जब वो ऐसे बिजनेस से आए जिसको कंट्रोल इंडिया से किया जा रहा है।
आरओआर के केस में कंट्रोल वाला पॉइंट नहीं था, आरओआर के केस में तो था हर केस में करो मत करो कंट्रोल टैक्सेबल। यहां कह रहा है एनओआरओ तो तुम कंट्रोल अगर इंडिया से करोगे तब टैक्सेबल होगी, कंट्रोल अगर इंडिया से करोगे तो होगी, या फिर ऐसे प्रोफेशन से अर्निंग आएगी तुम्हारी जिसका सेटअप इंडिया में किया गया हो, तब तुम्हारी अर्निंग इंडिया में टैक्सेबल होगी। अब कंट्रोल का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? कंट्रोल का अगेन मतलब वही कि बिजनेस डिसीजंस कहां से लिए जा रहे हैं। ऐसा बिजनेस जो बाहर चल रहा है, पैसा भी बाहर रिसीव हो रहा है, आपका स्टेटस एनओआर है, आप इंडिया आते हो और बिजनेस डिसीजंस लेते हो, बिजनेस को मैनेज करते हो, राइट? तो उस केस में हम उसको क्या मानेंगे? बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अब कंट्रोल की डेफिनेशन के ऊपर फ्रेंड्स कल की पूरी क्लास लगेगी। ये कंट्रोल किस तरह से होता है वो दिखाऊंगा कल, ठीक है? अभी के लिए मोटा मोटा समझो, एक सेकंड होल्ड करना फ्रेंड्स। क्या हो गया? हाँ ठीक है, ठीक है जी। तो आरओआर के केस में बोला जी इंडिया के बाहर पैसा रिसीव हो चाहे इंडिया के बाहर कमाओ, हर केस में टैक्सेबल। एनओआर को बोला इंडिया के बाहर पैसा रिसीव होगा चाहे इंडिया के बाहर आप कमाओ, लेकिन वो ऐसे बिजनेस से हो जिसको इंडिया से कंट्रोल किया जा रहा हो, या फिर ऐसे प्रोफेशन से हो जिसको इंडिया से सेटअप किया गया है। अब प्रोफेशन ऐसा कैसा जिस इंडिया से सेटअप किया गया है? मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, एक बंदा है डॉक्टर है, एक पर्सन कौन है? डॉक्टर, राइट? इसके क्या है? ये पर्सन मिस्टर ए कौन है? डॉक्टर। इसकी बहुत बढ़िया दुकान है इंडिया के अंदर, बहुत बढ़िया क्लिनिक है, बहुत बड़ा सर्जन है, बहुत रीजनेबल प्राइस पर अच्छी सर्जरी करता है, राइट? इसके यहां भीड़ लगी रहती है हमेशा, और इंडियंस की नहीं, यूएसए, कनाडा और अलग अलग जगह से इसके पास लोग आते हैं और वो आके इससे ट्रीटमेंट कराते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में आके ट्रीटमेंट, क्योंकि इंडिया में ट्रीटमेंट सस्ते हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और ट्रीटमेंट सस्ते हैं इंडिया में, इसीलिए कई बार बाहर से लोग यहाँ आते हैं। वो अलग बात है कि कुछ ट्रीटमेंट इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो उसके चक्कर में इंडियन जो है बाहर चले जाते हैं, बट इंडिया के अंदर फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सारी। तो यूएसए से इसके पेशेंट्स इंडिया आते हैं और इससे ट्रीटमेंट कराते हैं। अब इसने देखा कि यूएसए से बहुत सारे ट्रीटमेंट कराने लोग आने लगे। इन लोगों का यूएसए से यहां आने में खर्चा बहुत होता है। अब ये इनसे फीस भी बहुत ज्यादा चार्ज नहीं कर पाता, क्यों? खर्चा बहुत हो रहा है, फीस बढ़ाएगा तो ये आना बंद कर देंगे, ये वहीं करा लेंगे। तो इसने प्लान क्या किया कि साल में 1 महीना या साल में हर क्वार्टर में 15 दिन मैं यूएस जाके बैठना शुरू करूंगा। इसने अपनी एक ब्रांच खोल दी यूएस में। अब ये हर क्वार्टर में, हर 90 दिन में 15 दिन यहां बैठता था, यूएस के क्लाइंट यहीं देख लिया करता था, और यहां इसने थोड़ी सी फीस बढ़ा दी, इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। ये कहते हैं यहीं ट्रीटमेंट मिल रहा है, हमारा आने जाने का बच रहा है, कोई बात नहीं, टाइम भी बच रहा है, थोड़ी फीस एक्स्ट्रा है, कोई बात नहीं, यहीं काम हो जाता है। इसकी दुकानदारी, जो लोग यहां नहीं आ पाते थे वो भी इसके पास पहुंचना शुरू हो गए, इसकी दुकानदारी चलने लगी बहुत ज्यादा। इसने क्या किया? इंडिया का क्लिनिक बंद कर दिया, उठा के इंडिया का क्लिनिक बंद ही कर दिया और पूरा यूएस का जो सेटअप था उसको बढ़ा दिया, यूएस में फुल फ्लेजेड क्लिनिक शुरू कर दिया। यानी कि इसकी सिचुएशन क्या थी? इसने पहले अपना क्लिनिक स्टार्ट किया इंडिया में, बाद में शिफ्ट कर गया धीरे धीरे यूएस। ये कौन सी कैटेगरी है? प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, ये वाली कैटेगरी आएगी फ्रेंड्स जो अभी हम बात कर रहे हैं। अगर ये डॉक्टर एनओआर बन जाए, तो इस बिजनेस से, इस क्लिनिक से यूएसए में जितनी भी अर्निंग है वो कहां होगी? इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। इस डॉक्टर के नंबर ऑफ डेज काउंट कर लेना, सेक्शन 6166A लगा दो, 66A लगा दो। स्पेशल कैटेगरी वाला केस है तो स्पेशल कैटेगरी वाला केस लगा दो, नंबर ऑफ डेज काउंट करके इसका स्टेटस निकाल दो। और ये पर्सन अगर गलती से एनओआर बन जाए, तो क्या करोगे? इसकी यूएस की इनकम को इंडिया में टैक्सेबल कर देना, जितना भी ये क्लिनिक में कमा रहा है सब इंडिया में टैक्सेबल। अब फ्रेंड्स यहां पर ना एक थोड़ी सी टेक्निकल बात बताता हूं, नहीं समझ में आए इग्नोर कर देना, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जिसकी समझ में आ जाए, पकड़ सको तो पकड़ लेना। स्पेशल कैटेगरी, पहली स्पेशल कैटेगरी कौन सी थी? वो पर्सन एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया के बाहर चला गया, बिजनेस के लिए इंडिया के लिए बाहर चला गया, प्रोफेशन के लिए इंडिया के लिए बाहर चला गया, उसके ऊपर 182 डेज लगेगा, 60 प्लस 65 नहीं लगेगा। उसमें ये डॉक्टर कवर हो जाएगा जिस साल ये बाहर गया था। हाँ, ये डॉक्टर भी वैसे ही जाएगा 182 दिन। सेकेंड कैटेगरी,
सिटीजन ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, इंडिया आ रहा है विजिट के लिए, इंडिया आ रहा है विजिट के लिए, उसके ऊपर हमने क्या बोला था 182 दिन, 182 दिन, उसके लिए भी 182 दिन। वहां पर फ्रेंड्स हमने एक बात बोली थी, हमने बात बोली थी, अगर उसकी इंडियन सोर्सेज से इनकम, इंडियन सोर्सेज मतलब ऐसे सोर्सेज अदर देन फॉरेन सोर्सेज से, अदर देन फॉरेन सोर्सेज से अगर उसकी इनकम, अदर देन फॉरेन सोर्सेज से अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तो हम उसके केस में 182 नहीं देखेंगे, हम उस केस में 120 प्लस 365 डेज देखेंगे। याद आ रहा है? 120 प्लस 365 डेज देखेंगे। और अगर ये 120 प्लस 365 डेज हो गए तो हम उसको रेजिडेंट मान लेंगे। और एक जबरदस्ती का बीच में सेक्शन आया था, सेक्शन 6 स्मॉल सी, इसने बोला कि इस टाइप के पर्सन कौन हो जाएंगे, एनओआर, एनओआर। ये एक जबरदस्ती एनओआर बनाया गया, ये जबरदस्ती एनओआर इन्हीं लोगों को बनाया गया है फ्रेंड्स। इसके अंदर जो 15 लाख अदर देन फॉरेन सोर्सेस था, उसकी कल मैंने डेफिनेशन बताई थी, याद आ रहा हो? उसकी डेफिनेशन में लिखा था अदर देन फॉरेन सोर्सेस का मतलब क्या है, मतलब 15 लाख कैसे काउंट करेंगे, 15 लाख काउंट करेंगे कि सारी जो फॉरेन की इनकम है वो छोड़ दो, बट उसके अंदर अगर कोई इनकम ऐसी है जो कि बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है वो पकड़ लो, फ्रॉम ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया है वो पकड़ लो। यानी कि उस 15 लाख को काउंट करने के लिए मुझे जो उसकी यूएसए की जो अर्निंग है, क्योंकि ये यूएसए की अर्निंग कौन सी है, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, चाहे बाद में वो शिफ्ट कर गया बट प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया मानी जाएगी। मतलब इस 15 लाख को काउंट करने के लिए उसकी यूएसए की जो अर्निंग है वो मुझे देखनी है। और इन एनी केस ये 15 लाख क्रॉस कर जाएगी, इन एनी केस ये 15 लाख क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि यूएसए में अच्छा कमा रहा है, ये 15 लाख क्रॉस कर जाएगी, तो ये तो मतलब 15 लाख क्रॉस होनी ही होनी है। अगर 120 प्लस 365 और पूरा हो गया तो ये पर्सन कौन बन जाएगा, एनओआर। और एनओआर के केस में लिखा है एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बट फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, इंडिया में टैक्सेबल होगी। मतलब इस बंदे की अर्निंग ये इंडिया में टैक्स कराने के लिए जबरदस्ती स्पेशल कैटेगरी में इस बंदे को सेक्शन 660 लगाकर एनओआर बनाया गया। अगर ये बात समझ में आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं बिठा पा रहा है कनेक्शन, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो इस बात को अभी। बट मैं आपको केवल डिफरेंट सेक्शंस के कनेक्शन बना के दिखा रहा हूं कि ये कनेक्टेड कैसे हैं। कि वहां पर जब आपने पढ़ा था एनओआर, जबरदस्ती के एनओआर जो बनाए गए, वो जबरदस्ती के एनओआर इसलिए बनाए गए क्योंकि उनको एनओआर की कैटेगरी में यहां टैक्स लगाया गया है। उन्होंने बोला जी जो ये कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, बिजनेस सेटअप इन इंडिया है, ये लोग क्या करते हैं, ये बाहर चले जाते हैं और इंडिया आते हैं 182 दिन, 180 दिन के लिए इंडिया आ जाते हैं, 6 महीने इंडिया पड़े रहती हैं, इंडिया में बैठ के काम करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, हम इनके ऊपर टैक्स नहीं लगा पाते। इसीलिए इन्होंने बोला तुम पे 180 नहीं, तुम पे 120 दिन, तुम पे 120 के साथ पिछले 4 साल में 365 दिन और जोड़ेंगे, राइट। तब तुम्हें क्या करेंगे, अगर उससे कम रहा तब तुम्हें छोड़ेंगे, वरना तुम्हें एनओआर बना देंगे, जबरदस्ती एनओआर बनाएंगे। और एक बार जबरदस्ती एनओआर बन गए फ्रेंड्स, देख लो यहां पर आपके सामने है, राइट। जबरदस्ती एक बार एनओआर बने, एनओआर बनने के बाद, क्योंकि एनओआर के अंदर ही लिखा हुआ है, यहां एनओआर के अंदर ही लिखा हुआ है, इनकम एक्रूइंग अराइजिंग अब्रॉड, रिसीव्ड अब्रॉड बट फ्रॉम ए बिजनेस और बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम ए प्रोफेशन विच वाज सेटअप इन इंडिया, इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर वो कनेक्शन समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आए इस वीडियो को रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, दोबारा देखना, थोड़ा समझने की कोशिश करना मैं क्या कनेक्शन बैठाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी नहीं समझ में आए साइड कर देना। बस इतना याद कर लेना जो यहां लिखा हुआ है कि अगर कोई पर्सन एनओआर है तो 3 तरह की इनकम टैक्सेबल, पहली इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, पहली इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया और डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, दूसरी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, वेदर एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, तीसरी इनकम एक्रू और अराइज अब्रॉड, रिसीव्ड अब्रॉड बट फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। ठीक है, वो किस केस में होंगी, एनओआर के केस में, राइट। मीनिंग ऑफ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया जो मैंने लिखा है, जो बताया वही लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया मीन्स इट वॉज ओरिजिनली सेटअप इन इंडिया एंड सब्सिक्वेंटली देयर वॉज एन एक्सेप्शन expansion outside India. For example, Mr. Rohan
started his profession doctor in Delhi and subsequently he's opened his hospital outside India. Outside India चला गया. It will be called profession set up in India. नॉन रेजिडेंट कौन होगा? अब एनआर, अगर कोई नॉन रेजिडेंट होता है तो उस केस में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होंगी? द फॉलोइंग इनकम शैल बी टैक्सेबल. नंबर 1, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया. पहली वाली कंडीशन सब में कॉमन, एक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया. दूसरी कंडीशन वो भी सब में कॉमन, इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया इवन इफ एक्रूइंग अराइजिंग अब्रॉड. बस यही है. एनआर के केस में दो ही है कंडीशन, तीसरी है ही नहीं. इसका फ्रेंड्स एक कंपैरिजन चार्ट दिया हुआ है, देखो आरओआर, एनओआर, एनआर. पहली कंडीशन तीनों में एग्जैक्ट कॉपी है. इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, एक्रू अराइज इन इंडिया, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, एक्रू अराइज इन इंडिया, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया. दूसरी कंडीशन बिल्कुल कॉपी है तीनों में, सेम सेम. इनकम रिसीव्ड और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया इवन इफ एक्रू अराइज अब्रॉड, received or deemed to received in India even if accrue arise abroad, received or deemed to received in India even if accrue arise abroad. यानी पहली दो कंडीशन सब में बराबर, सब में बराबर. यानी चाहे इंडिया में पैसा कमाओ, चाहे हमने मान लिया कि आपने इंडिया में पैसा कमाया है, वो हर केस में इंडिया में टैक्सेबल होगी, चाहे पर्सन आरओआर है, एनओआर है, चाहे एनआर है. दूसरा, पैसा इंडिया में रिसीव किया, रिसीव्ड इन इंडिया, या हमने मान लिया कि पैसा इंडिया में रिसीव हुआ है, वो तीनों केस में इंडिया में टैक्सेबल होगी, चाहे पर्सन आरओआर है, एनओआर है, चाहे एनआर है. तीसरी जो कंडीशन है वो डिफरेंट है. तीसरी कंडीशन आरओआर के केस में क्या है, आप बाहर कमाते हो और बाहर ही रिसीव करते हो, फिर भी इंडिया में टैक्सेबल. हम कुछ और देखेंगे ही नहीं, बाहर कमाया, बाहर रिसीव किया, इंडिया में टैक्स निकालो, बस खत्म बात. दूसरी कंडीशन, इनकम एक्रू अराइज अब्रॉड एंड रिसीव्ड अब्रॉड, बट इसमें आगे कुछ जोड़ दिया, फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया. वो ऐसे बिजनेस से हो जो कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, या ऐसे प्रोफेशन से हो जो सेटअप इन इंडिया किया गया था, तब वो एनओआर के केस में टैक्सेबल होगी. क्योंकि एनओआर के केस में जबरदस्ती के सेक्शन 66C में, राइट, 20 + 365 डेज का कॉन्सेप्ट के ऊपर एनओआर बना दिया गया. सेक्शन 61A, इंडिया मत आओ फिर भी एनओआर, ऐसी कंट्री में जाके बस गए जहां पे टैक्स नहीं लगता. इंडियन अदर देन फॉरेन सोर्सेज से इनकम 15 लाख से ज्यादा है, तुम भी एनओआर, तुम भी एनओआर, एनओआर एनओआर बन गए तो ये वाली इनकम टैक्सेबल हो जाएगी. उनको जबरदस्ती एनओआर बनाने के पीछे रीजन ये था क्योंकि यहां पर ये दो लाइन जोड़ रखी है इन्होंने, यहां लाके टैक्स लगाएंगे, यहां लाके इनके ऊपर टैक्स लगाएंगे, राइट. तो फ्रेंड्स ये था कॉन्सेप्ट आरओआर, एनओआर और एनआर का, कौन कौन सी इनकम, राइट. एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं. मिस्टर ए हैज इनकम एज अंडर, ही हैज इनकम फ्रॉम बिजनेस इन जर्मनी अमाउंटिंग 3 lakhs. जर्मनी में बिजनेस है एंड हाफ ऑफ इट वॉज रिसीव्ड इन इंडिया. इसमें से आधा जो है इंडिया में रिसीव हुआ. जर्मनी में 3 लाख की अर्निंग हुई, आधा उसमें से इंडिया में रिसीव हुआ. इंटरेस्ट इनकम 1 लाख की है फ्रॉम यूके एंड एंटायर इंटरेस्ट इनकम वॉज क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट इन यूके. सारा अमाउंट बैंक यूके में ही रिसीव हुआ, बाद में उसको इंडिया में ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर को देखना ही नहीं है. ही हैज बिजनेस इन बॉम्बे एंड एंटायर इनकम ऑफ 3 lakh वॉज रिसीव्ड इन यूके, राइट. उसका बॉम्बे में बिजनेस है लेकिन जो पैसा रिसीव हुआ वो यूके में रिसीव हुआ. एक्रू और अराइज इन इंडिया हो गया, तो चाहे रिसीव जहां मर्जी हो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा. ही हैज वन हाउस प्रॉपर्टी इन गाजियाबाद एंड इनकम ऑफ 5 lakh वॉज रिसीव्ड इन यूके. गाजियाबाद में उसकी प्रॉपर्टी है बट उसका जो पैसा रिसीव होता है वो यूके में उसका बैंक अकाउंट है, वहां रिसीव होता है. ही हैज रिसीव्ड सैलरी 5 lakhs कंप्यूटेड इन इंडिया एंड हाफ ऑफ दिस सर्विस वॉज रेंडर्ड इन यूके एंड हाफ इन इंडिया. 5 लाख रुपए उसकी इंडिया में अर्निंग आई है, जिसमें से सर्विस जो रेंडर की गई, राइट, वो यूके में और इंडिया में, लेकिन इंडिया में सैलरी रिसीव तो हो गई, राइट. तो इसका मतलब इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी पूरी. वो कह रहा है तीनों केस, मान लो वो पर्सन एनओआर होता या एनआर होता या आरओआर होता, तीनों केस में कह रहा है टैक्स लायबिलिटी बताओ कितना कितना बनेगा. तो जी ये आरओआर, ये एनओआर, ये एनआर. पहला केस, जर्मनी में 3 लाख रुपए की अर्निंग आई है, रिसीव्ड की है आधी इंडिया में, राइट. तीनों केस में टैक्सेबल, राइट. जर्मनी में इनकम आई है, जर्मनी में जो इनकम आई है वो आरओआर के केस में पूरा टैक्सेबल, राइट. आरओआर के केस में पूरा टैक्सेबल, बट बाकी सब केस में आधा आधा टैक्सेबल.
रिसीव्ड इन इंडिया तीनों केस में टैक्सेबल। जर्मनी की जो 3 लाख की इनकम है आधी रिसीव्ड इन इंडिया हुई और बाकी आधी रिसीव्ड एब्रॉड है, तो आरओआर के केस में टैक्सेबल। दूसरा केस, इंटरेस्ट इनकम 1 लाख की यूके से आई और एंटायर इंटरेस्ट इनकम वाज क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट इन यूके में ही रिसीव किया गया, सब्सिक्वेंटली उसे इंडिया में ट्रांसफर किया गया, तो केवल वो किस केस में, आरओआर में होगी, एनआर और एनआर के केस में कुछ नहीं होगा। राइट। तीसरा केस, ही हैज बिजनेस इन बॉम्बे, बॉम्बे में उसका बिजनेस है, यानी एक्रू और अराइज इन इंडिया हो गई, 3 लाख रुपए चाहे जहां मर्जी रिसीव हो, तीनों केस में टैक्सेबल होगी इंडिया में। राइट। चौथा, ही हैज वन हाउस प्रॉपर्टी गाजियाबाद, गाजियाबाद में हाउस प्रॉपर्टी है, चाहे रेंटल इनकम जहां मर्जी आए, अब गाजियाबाद में प्रॉपर्टी है, एक्रू और अराइज इन इंडिया हो जाएगी, तीनों केस में टैक्सेबल। 5 लाख रुपए हैं, 5 5 5 तीनों केस में टैक्सेबल। और फिफ्थ आखिरी केस है, ही हैज रिसीव्ड सैलरी 5 lakhs, राइट, 5 लाख रुपए की उसकी सैलरी है, कंप्यूटेड इन इंडिया, मतलब इंडिया में उसने कमाई है, कंप्यूटेड इंडिया में उसने कमाई, लेकिन हाफ ऑफ सर्विस वर रेंडर्ड इन यूके, हाफ इन इंडिया। अच्छा, कंप्यूटेड इंडिया मतलब इंडिया में उसको रिसीव हुई है, बट उसकी जो हाफ ऑफ द सर्विस है वो रेंडर्ड यूके में, उसने आधी सर्विस दी, आधी सर्विस इंडिया में दी, रिसीव्ड इन इंडिया हो गई, तीनों केस में टैक्सेबल। टोटल लगा लो, अगर उस पर्सन का स्टेटस आरओआर होता तो 17 लाख रुपए पे टैक्स लगता, लेकिन अगर उस पर्सन का स्टेटस एनओआर होता तो 14,50,000 पे टैक्स लगता, एनआर होता तब भी 14,50,000 पे उसका टैक्स लगता। ठीक है। ऐसे फ्रेंड्स अलग अलग इसके अंदर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, प्लीज आप इसको देख लेना एक बार, प्लीज इसको आप देख लेना एक बार। अब कोई डाउट है यहां तक तो एक बार पूछ लो, कोई यहां तक डाउट है तो फ्रेंड्स पूछ लो, कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, क्योंकि इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होगा और वो कॉन्सेप्ट मैं करूंगा कल शुरू, आज नहीं करूंगा। अगर ये शुरू किया तो ओवरडोज हो जाएगी, और आज ओवरडोज नहीं करेंगे। डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया समझेंगे कल, डीम टू अक्रू और अराइज इन इंडिया क्या होता है, और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया जो मान ली गई, राइट। तो फ्रेंड्स एक बार रिपीट कर लेते हैं जो अब तक हमने किया, एक बार रिपीट कर लेते हैं। कुछ डाउट है तो फ्रेंड्स सब तक पूछ लेना आप लोग। देखो, किसी भी पर्सन का सबसे पहले स्टेटस निकालना है, स्टेटस रेजिडेंट होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। अगर रेजिडेंट है तो सबसे फिर ये चेक करेंगे एनओआर है या आरओआर है या एनओआर है, निकालना हमें आ गया, चेक कर लिया जी, वो आरओआर होगा, एनओआर होगा या एनआर मतलब नॉन रेजिडेंट, चेक कर लिया। फिर बात किया जी, इन तीनों में अलग अलग टाइप की इनकम टैक्सेबल होती है। पहली इनकम, पहले बात करेंगे आरओआर के केस में बोला जी ग्लोबल इनकम, राइट, एक्रू और अराइज इन इंडिया, और डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया टैक्सेबल होगी आरओआर में। एनओआर के केस में भी सेम, इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। ये डीम टू एक्रू कल सीखेंगे, मतलब परसों की क्लास में, ठीक है। नॉन रेजिडेंट, अगर पर्सन नॉन रेजिडेंट है तब भी अगर उसने इंडिया में कमाया, एक्रू और अराइज इन इंडिया और डीम टू एक्रू अराइज इंडिया, हमने मान लिया आपने इंडिया में कमाया, वो तीनों केस में इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। फिर सेकंड कैटेगरी आई, सेकंड रिसीव्ड वाली आई, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया, वेदर एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया और नॉट। चाहे इंडिया में एक्रू और अराइज हुई हो नहीं हुई हो, रिसीव्ड इन इंडिया हो जाए या डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया हो जाए, आरओआर के केस में टैक्सेबल, सेम एनओआर के केस में भी टैक्सेबल, सेम एनआर के केस में भी टैक्सेबल। बस तीसरी जो कंडीशन है फ्रेंड्स, वो तीनों केस में अलग अलग है। पहले केस आरओआर के केस में क्या बोला, इनकम एक्रू और अराइज एब्रॉड और रिसीव्ड एब्रॉड, इनकम एक्रू और अराइज एब्रॉड और रिसीव्ड एब्रॉड, वो आरओआर के केस में इंडिया में टैक्सेबल होगी। आपने इंडिया के बाहरी कमाई, इंडिया के बाहरी रिसीव किया, बट आरओआर बन गए क्योंकि आप, इसलिए वो पैसा इंडिया में टैक्सेबल होगा। एनओआर की अगर बात करें, तीसरी कंडीशन, एनओआर के केस में उसने बोला सेम वही, इनकम रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया, यहां तक तो सेम है, बट इसके आगे लगाया फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ऐसे बिजनेस से जिसको इंडिया से हम कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर फ्रॉम ए प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, या फिर ऐसे प्रोफेशन से है जिसको हमने इंडिया में सेटअप किया है, तो उसको हम एनओआर के केस में टैक्सेबल कर देंगे। एनओआर के केस में, आरओआर के केस में बिजनेस कंट्रोल्ड और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया नहीं देखना। आरओआर के केस में ग्लोबल इनकम पे टैक्स लगाना है, कैसी भी अर्निंग हो
टैक्स लगा देना है। बट एनओआर के केस में अगर ऐसे बिजनेस से आ रही है जो कि कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है, या फिर ऐसे प्रोफेशन से आ रही है जो कि सेटअप इन इंडिया है, तभी टैक्स लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। और एनआर के केस में फ्रेंड्स तीसरी कंडीशन है ही नहीं। अगर आप एनआर हो तो ये कंडीशन आपके केस में नहीं लगेगी, नॉन रेजिडेंट। राइट फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स आज की क्लास, थोड़ी सी क्लास आज शॉर्ट रही है अपनी। मैं आज जानबूझ के अगला टॉपिक नहीं उठा रहा हूं, क्योंकि कल वो टॉपिक पूरा कवर करूंगा। आज मैं शुरू करूंगा, कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे, फिर कुछ पॉइंट्स रह जाएंगे। कल पूरा करेंगे, एक तरफ से पूरा करेंगे और कल कंप्लीट कर लेंगे उसको, कल मतलब परसों की क्लास में। ठीक है, यहां तक फ्रेंड्स कुछ डाउट है तो एक बार आप लोग देख लो, बता दो। मैं 1-2 मिनट वेट कर लेता हूं, क्योंकि जो भी मैं बोलता हूं 1-2 मिनट बाद थोड़ा लेट पहुंचता है आप लोगों तक, स्ट्रीमिंग थोड़ा सा डिले चलती है। चलो जी फ्रेंड्स, कुछ डाउट है तो पूछ लो। क्लासेस पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो भी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे फ्रेंड्स अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक जरूर करना, सो दैट फ्यूचर के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स कुछ डाउट है तो पूछ लो। कुछ डाउट है तो फ्रेंड्स आप पूछ सकते हैं। जितने भी फ्रेंड्स यहाँ तक क्वेश्चंस हैं वो आपका होमवर्क है, आपको कंप्लीट करने हैं। एक बार उन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना है। और किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट आता है तो वो आप मेरे से चैट बॉक्स में नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो जी फ्रेंड्स, क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं। अगली क्लास फ्रेंड्स अपनी होगी सेम टाइम फ्राइडे को, और इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उस दिन। डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया और डीम टू रिसीव्ड इन इंडिया वाले केसेस रह गए, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।